जय हिंद। स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोल्जर जीडी पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। सेंट्रल रुड़की में हुआ था यह पेपर 28 मार्च 2021 को। तो अगर आप सभी लोग अग्निवीर परीक्षा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब प्रश्नों को जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न हो सकते हैं कि दोबारा पूछे जा सकते हैं या इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देर न करते हुए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। पूछा गया है कि अग्नि 6 मिसाइल, अग्नि 6 जिसे कहते हैं, मिसाइल की सीमा है पूछा गया है। सीमा यहाँ पे दे दिया है, रिक्त स्थान पूछा है कि सीमा है, तो वह कौन सी स्थान पूछा गया है, किसके बारे में? तो अग्नि 6 के बारे में पूछा गया है। अग्नि 6 की सीमा है, मिसाइल की सीमा है। पहला दिया है 8000 से 10,000 किमी, दूसरा दिया है 11,000 से 12,000 किमी, तीसरा दिया है 3,000 से 4500 किमी और चौथा दिया हुआ है 5,000 से 7,000 किलोमीटर की क्षमता दिया हुआ है, इसकी सीमा दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएगा। 11,000 से 12,000 किलोमीटर की क्षमता होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हम बता दें अग्नि मिसाइल के बारे में। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पूछा जाता है कि अग्नि कौन सी मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है या बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र आपके सामने दे देगा। अब इन सब के जो अभी तक 6 संस्करण आ चुके हैं, 6 अग्नि मिसाइल आ चुकी हैं। तो पहले के बारे में आपको बता दें, पहला जो आया था अग्नि 1 जो आया था वह 700 से 1200 किलोमीटर की क्षमता वाला, सीमा वाला था परिचालन में। दूसरा जो आया था वह 2000 से 3000 किलोमीटर था और अग्नि 3 जो आया था 3500 से 5000 किलोमीटर की उसकी जो परिचालन क्षमता थी। और चौथा जो आया था वह 3000 से 4000 किलोमीटर था और पांचवा जो आया था 5000 से 8000 किलोमीटर आया था। और छठे की बात करें तो छठा जो मिसाइल की सीमा है वह 11,000 से 12,000 किलोमीटर है। और जब इसका विकास हुआ था तो यह 8,000 से 10,000 किलोमीटर का इसका क्षमता था। यह जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है, अग्नि 6 को। और अग्नि 5 को भी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसकी जो क्षमता की अगर बात करें तो 11,000 से 12,000 किलोमीटर की सीमा है अग्नि 6 मिसाइल की। उम्मीद है ये सब चीजें आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी? तो आपको बता दें कि महलवारी, जो राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी वह शुरू की गई थी उत्तर पश्चिम प्रांत में। कहां पे शुरू की गई थी? उत्तर पश्चिम प्रांत में। तो इसको देखिए महलवारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो महलवारी जो व्यवस्था हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1822 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। लागू की गई एक भू राजस्व की प्रणाली थी। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। इसके पहले कंपनी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त एक था पहले, जो जैसे ये व्यवस्था आया है महलवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त जिसे कहते हैं राजस्व बंदोबस्त। तो इसके पहले था स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 ईस्वी में, और बंबई, मद्रास आदि में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो 1820 में लागू हुई थी। अब इसके बारे में आपको बता दें कि जो यह व्यवस्था लागू की गई थी राजस्व बंदोबस्त, जो कंपनी ने एक गांव को महल मानकर के गांव के मुखिया के साथ किया हुआ था। गांव के मुखिया को नंबरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नंबरदार कहा जाता था राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली में। और गांव को महल कहा जाता था। गांव को महल कहा जाता था, इसी कारण से इसकी जो नाम पड़ा इस व्यवस्था का महलवाड़ी व्यवस्था पड़ा। इसकी जो अवधारणा प्रस्तुत की थी सर्वप्रथम होल्ड मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में किया था और 1822 में के रेगुलेशन के अनुसार कुल भूभाग का 95% निश्चित किया गया था। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो नंबरदार कहा जाता था। क्या? नंबरदार कहा जाता था। और गांव को कहा जाता था महल। तो उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1853। 1853 में भारत की पहली ट्रेन शुरू हुई थी। कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 16 अप्रैल को। आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर
बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। यह जो है साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। पूछा जाएगा कि अगर भारत की पहली ट्रेन किस इंजन के द्वारा चलाई गई थी, तो साहिब, सुल्तान और सिंध 3 इंजनों के द्वारा चलाई गई थी। ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था। पूछा जा रहा है प्रतिद्वंदी राजवंश के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कल्याणी के चालुक्य। तो इसके पहले हम आपको चोलों के बारे में बता देते हैं। चोलों के बारे में आप सभी जान लीजिए कि दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल, इनको तमिल चोल बोला जाता था। चोल ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच शासन किया हुआ था। चोल साम्राज्य के कुल 20 राजाओं ने दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से पर लगभग 400 साल तक शासन किया था। यह जो प्रमाण मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख से भी इसका पता चलता है कि चोलों का जो शासन था यहाँ पर हुआ करता था। तो उम्मीद है चोलों के बारे में आप समझ गए हो। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में इनका शासनकाल था। और अगर कल्याणी का चालुक्य की अगर हम बात करें, जो इनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, इनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था। ये भी जो थे 9वीं शताब्दी के ही थे। इनका जो स्थापना हुआ था तैलप द्वितीय, जो इनकी स्थापना किया था, किसने किया था? तैलप द्वितीय ने 1973 से 1997 ईस्वी के बीच में किया हुआ था। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो 66वें की अगर हम बात करें तो वह जीता था अंधाधुन ने 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुरस्कार, जो फिल्म पुरस्कार दिया जाता था, कब से दिया जा रहा है, तो 1994 से दिया जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर यही बात की जाए आपसे कि 67वां, ये तो आपने 66 का देख लिया, अगर 67वां पूछ लिया जाए तो 67वां में कौन सी मूवी थी? तो वह थी छिछोरे, वह फिल्म थी छिछोरे। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में छिछोरे, हिंदी फिल्म में छिछोरे थी 67वां। 66वां आपने देख ही लिया। और 68 की अगर बात करें कि 68वां जो कि 2022 में दिया गया है, यह 21 में दिया गया था। 67वां 21 में दिया गया था, 68वां 22 में दिया गया था। 22 में जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी तुलसीदास जूनियर थी। कौन सी थी? तुलसीदास जूनियर। और 2021 में 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था किसको? छिछोरे मूवी को दिया गया था। उम्मीद है आप सभी लोग इस चीज को नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अमरकंटक का पठार किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है? तो अमरकंटक के बारे में आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, जो कि ज्वार नदमुख बनाती हैं और पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी हैं, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर के ये खंभात की खाड़ी में जाकर या बंगाल अरब की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, संतोष कप और सुब्रतो ट्रॉफी से संबंधित है। तो संतोष कप यहाँ पे कप होगा, कब हो गया है? यहाँ पे कप होगा। संतोष कप और सुब्रतो ट्रॉफी से संबंधित है, तो वह संबंधित है फुटबॉल। आप सभी को बता दें कि फुटबॉल से जो संबंधित ट्रॉफियां हैं उनको आप लोग नोट कर लीजिए। एक रोवर्स कप होता है, संतोष ट्रॉफी यहाँ पे दिया हुआ है, संतोष ट्रॉफी होता है, सुब्रतो ट्रॉफी होता है, डुरंड कप होता है, आशुतोष कप और मर्डेका कप। ये 6 जो ट्रॉफी होते हैं, इनको ट्रॉफी या कप के नाम से भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी कप या ट्रॉफी होता है। तो रोवर्स, संतोष, सुब्रतो, डुरंड, आशुतोष, मर्डेका, ये जो होते हैं फुटबॉल से संबंधित होते हैं। बास्केटबॉल की अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल से संबंधित है बंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप, रामनिवास रुईला चैलेंज कप, गोल्ड ट्रॉफी और होल्डर ट्रॉफी से संबंधित हैं। क्रिकेट से अगर हम बात करें तो क्रिकेट से जो है रोहिंगटन ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी,
जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आदि फेमस है। जिसमें मुख्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो चार को आप नोट कर लीजिएगा, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। ये 4 ट्रॉफियां ज्यादातर पूछी जाती हैं, तो इनको तो आप लोग रट ही लीजिएगा। हॉकी से संबंधित की अगर हम बात करें, हॉकी से संबंधित जो ट्रॉफियां होती हैं तो वह कौन सा होता है? महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप और सिंधिया कप। ये जो होते हैं इससे संबंधित है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, नेहरू कप जो होता है, नेहरू कप हॉकी और फुटबॉल दोनों से संबंधित है। नेहरू कप हॉकी और फुटबॉल दोनों से संबंधित, नेहरू कप हॉकी में भी होता है और फुटबॉल में भी होता है। जब नेहरू कप आपसे पूछेगा तो वहां पे या तो हॉकी दिया रहेगा या तो फुटबॉल दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। उम्मीद है ये चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? अभी हमने आपको बताया कि कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, तो नर्मदा नदी जो कि पश्चिम दिशा में बहती है ज्वार नदमुख बनाती है। गोदावरी, कृष्णा और महानदी जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां होती हैं। और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा, ताप्ती ये नदियां पश्चिम दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के बारे में आप सभी को बता दें, यह किया गया था 1992 में, 1992 में किया गया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का 20 की धारा 3 के तहत यहाँ पे इसकी जो स्थापना की गई थी। और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि अभी 3 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो कब से बढ़ाया गया है? 7 जुलाई 2021 से। तो अर्थात इनका जो कार्यकाल रहेगा 7 जुलाई 2021 से 22, 23, 24, 7 जुलाई 2023 तक इनका कार्यकाल प्रभावी रहेगा श्रीमती रेखा शर्मा का, या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी आदेश पहले होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था, वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती रेखा शर्मा, जो कि 8 जुलाई 2023 तक रहेंगी प्रभावी, 24 तक रहेंगी, 8 जुलाई 2024 तक रहेंगी पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल जो स्थित है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह जो है दुनिया का सबसे शुष्क जिससे सूखा कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है। इसका विस्तार जो है एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर फैला हुआ है। और इसकी अगर कुल जो इसका स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी चिली में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है, जिसे आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1,05,000 किलोमीटर वर्ग, 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसका अधिकांश जो है नमक बेसिन, रेत और बहते लावा से बना हुआ है। जो यह अधिकांशतः बना हुआ है, किससे बना हुआ है? नमक बेसिनों से, रेतों से और बहते लावा से बना हुआ है। क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले आटाकामा का तो कितना है? 1,05,000 किलोमीटर है। किस देश में स्थित है? उत्तरी चिली में स्थित है। उत्तरी चिली कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया का सबसे सूखा पठार है, या मरुस्थल कहते हैं, सबसे सूखा मरुस्थल है। नेक्स्ट, अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो अश्विनी पोनप्पा जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अश्विनी पोनप्पा एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। यह ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में 2014 में इन्होंने रजत पदक जीता था, और 2010 कॉमनवेल्थ में ज्वाला गुट्टा के साथ गोल्ड मेडल भी यह जीत चुकी हैं। और इन्होंने जो है बी दिजू के साथ भी जोड़ी बना करके मेडल्स जीते हुए हैं। अश्विनी पोनप्पा जो हैं यह साउथ भारत से, दक्षिण भारत से हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पढ़ते हैं
अगले प्रश्न को। इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि ये सब जो प्रश्न जीके के पूछे गए हैं यह आपके मार्च 2021 में परीक्षा में रुड़की के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। सेंट्रल रुड़की में यह प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया था? तो यह आप सभी को हम बताए हुए हैं पहले कि नारा और गीत जो पहले ही वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस होगा। बाकी और भी नाराओं के बारे में हमने बता दिया, नारा और गीतों के बारे में बता दिया है, उसको जा करके वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पे मध्य रात्रि में सूर्य का उदय होता है। कुछ समय के लिए सूर्य का जो उदय होता है मध्य रात्रि में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मध्य रात्रि की भूमि, मध्य रात्रि सूर्योदय की भूमि, द लैंड ऑफ द मिडनाइट। पूछा जाएगा कि मध्य रात्रि में सूर्य का उदय कहां पर होता है? तो नॉर्वे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसके बारे में आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो इस अब आपको 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में कुछ चीजें, हम कुछ तथ्यों के बारे में बता देते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया था, यह बनाया गया था 1192 ईस्वी में अफगानी सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब इसके बारे में बता दें कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है यह क्या था पहले? तो असल में इस जगह पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय था या स्कूल था और मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया। 2.5 दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का बना एक शिलालेख भी है, जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का जिक्र भी किया गया है। यह क्या था? एक संस्कृत विद्यालय और मंदिर था, जिसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया है। उम्मीद है ये चीजें आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है तिरहुपा लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने में किया जाता है? तिरहुपा भाषा का प्रयोग किस लिपि को लिखने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है मैथिली भाषा को लिखने में प्रयोग किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, तिरहुपा लिपि जो है मैथिली भाषा को लिखने में प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी की अगर हम बात करें, मणिपुरी की जो लिपि होती है वह होती है मितैलोन कहते हैं या मितै लिपि कहा जाता है, जो कि तिब्बती बर्मी में लिखा जाता है। इसका साइनो तिब्बती परिवार के उपकुल तिब्बती वर्मी के अंतर्गत आती है। तो इसकी अगर लिपि की बात की जाएगी मणिपुरी की, तो मितै लिपि होती है। मैथिली की बात है तो मैथिली के बारे में हमने आपको बताया गया तिरहुपा होगा। और सिंधी की अगर हम बात करें तो सिंधी जो होता है, पाकिस्तान में सिंधी भाषा नस्तालिक यानी अरबी लिपि में लिखी जाती है, जबकि भारत में इसे देवनागरी और नस्तालिक दोनों में प्रयोग किया जाता है। अर्थात भारत में अरबी और देवनागरी लिपि में दोनों में लिखी जाती है सिंधी भाषा। कोंकणी की अगर हम बात करें तो कोंकणी की लिपि जो होती है कई लिपियों में लिखी जाती है। देवनागरी गोवा में कोंकणी की आधिकारिक लिपि है। जो देवनागरी है गोवा की कोंकणी की आधिकारिक लिपि है। तो कोंकणी जो है देवनागरी में भी लिखी जाती है, रोमन लिपि में भी लिखी जाती है। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि कोंकणी जो है कन्नड़ लिपि में भी लिखी जाती है। केरल के कोचीन और कोझिकोड शहरों में यहाँ भी इसकी कई जो लिपियां हैं, कई लिपियों में लिखी जाती है कोंकणी। कोंकणी को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, कोंकणी से आपसे बहुत कम ही पूछेगा। ज़्यादातर आपसे कोंकणी का देवनागरी लिपि पूछा जाएगा, या कोंकणी जो है कन्नड़ लिपि में भी लिखी जाती है, यह भी पूछा जाएगा। कर्नाटक में कोंकणी जो है कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है, गोवा में कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बस इन्हीं चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।